हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 यानी आपका अध्याय 9, अध्याय 10, अध्याय 11 और अध्याय 12, अध्याय 13 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और किस कक्षा के लिए? कक्षा 8वीं के लिए। विषय क्या रहेगा आपका? विषय विज्ञान। और यह पेपर आपका कब होने वाला है? 12/4/2024 को विषय विज्ञान का जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको भाग 1 में अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र बताए थे। और इसके बाद आपको उसके बाद अध्याय 5, 6, 7, 8 तक बताए भाग 2 में। ये भाग 3 है। इस भाग 3 में आपको अध्याय 9 से अध्याय 13 तक के महत्वपूर्ण MCQ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं अध्याय 9। अध्याय 9 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पढ़ लीजिए पहले प्रश्न को। क्या दिया है? जंतुओं में जनन। अध्याय 9 क्या है आपका? जंतुओं में जनन। इसका पहला प्रश्न है, आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के से बाहर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कि आंतरिक निषेचन होता है तो कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा मादा के शरीर में, यानी इसका पहला नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रा में जनन की विधि है बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन, द्विभाजन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? सेकंड नंबर का ऑप्शन मुकुलन। इसका सही आंसर क्या है? मुकुलन है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? मुकुलन, खंडन, द्विभाजन, बहुविभाजन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बहुविभाजन। अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बहुविभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर से बाहर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा मादा के शरीर के बाहर, यानी सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? मादा के शरीर में होता है। और बाह्य निषेचन कहाँ होता है? मादा के शरीर के बाहर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं अंड प्रजक, जरायुज, सेशवज और लैंगिक गज। तो बताइए इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सेकंड नंबर का जरायुज। क्या होगा? जरायुज होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज, जरायुज, मुकुलन, शुक्राणु। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका जरायुज। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मादा युग्मजन तथा नर युग्मजनज के संयोजन की विधि कहलाती है? युग्मनज, निषेचन, परागण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका निषेचन। सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक युग्मज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, कितनी संख्या होती है? एक होती है। इसका पहला नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं अंड प्रजक, जरायुज, सेशवज और लैंगिकज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर अंड प्रजक। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं अंड प्रजक। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मुकुलन द्वारा जनन निम्न में होता है? हाइड्रा, पेरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया। मुकुलन द्वारा जनन निम्न में होता है, चारों में से आपको बताना है कि किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका पहला नंबर हाइड्रा। क्या आ जाएगा? हाइड्रा। इसके बाद आपका अध्याय 10 है। अध्याय 10 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से, क्योंकि पेपर में अधिकतर जो पुस्तक के अंदर जो दिया हुआ है वही प्रश्नों के विकल्प खालिस्तान पूछ रहा है, तो आपके लिए विकल्प खालिस्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं, कितने उम्र तक शेषवावस्था कहा जाता है? 0 से 4 वर्ष, 0 से 5 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 6 से 9 वर्ष। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 0 से 5 वर्ष, एंड सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। इसका उत्तर भी नीचे आपको लिख के बता दिया गया है, आप नीचे उत्तर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, निम्न में कौन नर जनन हार्मोन है? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरान, पीयूष ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर आ जाएगा पहला नंबर का एस्ट्रोजन। ये देखिए यहाँ पे आपका उत्तर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? प्रश्न क्या है आपका, मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 24 जोड़ा। तो इसका तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है, 24 जोड़ा। ओ सॉरी, तीसरा नहीं, इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा, 23 जोड़ा। उसका उत्तर भी आप नीचे देख सकते हैं, मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आपका आंसर आ जाएगा 23 जोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना कौन को कहते हैं? कोशिका द्रव, केंद्रक,
प्लाज्मा झिल्ली, गुणसूत्र। तो इसका सही आंसर आ जाएगा गुणसूत्र। इसका चौथे नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यौनावस्था में प्रारंभ के साथ ही पौरुष हार्मोन साबित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एड्रेनालिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पहला नंबर का टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग नर निर्धारित करता है? XY, YY, XX, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा XY, यानी पहले नंबर का ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग कहलाता है? लेरिक्स, एडामस, एप्पल या कंठमणि, थायराइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर का एडमस, एप्पल या कंठमणि। तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं, ये नीचे उत्तर भी दिया हुआ है, चेक कर सकते हैं आप इसका उत्तर को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, किशोरावस्था की उम्र है 0 से 6 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 11 से 19 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या है? किशोरावस्था की उम्र है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 11 से 19 वर्ष, यानी तीसरा नंबर का ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है? भाजे नाक साझा करने से, कंघी साझा करने से, एक मच्छर के काटने से, खून चढ़ाने से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा चौथा नंबर, खून चढ़ाने से। खून चढ़ाने से पीड़ित व्यक्ति के स्वस्थ शरीर में एड्स फैल सकता है। तो इसका उत्तर है खून चढ़ाने से। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन, 28 दिन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा चौथा नंबर 28 दिन। तो आप इसका आंसर नीचे भी देख सकते हैं। ये इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन से परिवर्तन यौनावस्था के दौरान नहीं होते? शारीरिक लंबाई में वृद्धि, गोल लैंगिक गुणों का विकास, एडमस, एप्पल दिखना, रजोवृत्ति। तो इसका सही आंसर आ जाएगा रजोवृत्ति, यानी चौथे नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? चिप्स, नूडल, कोक, रोटी, दाल, सब्जियां, चावल, नूडल्स, बर्गर, शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पे। इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर का रोटी, दाल, सब्जियां, जो ये ऐसा आहार है जो किशोर के लिए सर्वोत्तम है। तो नीचे भी देख सकते हो इसका उत्तर, ये रोटी, दाल और सब्जियां। इस प्रकार आपका अध्याय 10 के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, MCQ थे, वो आपको बताए। इसके बाद आपका अध्याय 11 आता है। अध्याय 11 क्या है? बल और दाब। इसका पहला प्रश्न है, दाब का मात्रक है पास्कल, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तीसरा नंबर, ए और बी। पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इस प्रकार से इसका तीसरा नंबर का ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ताप, दाब, अभिकर्षण, अपकर्षण। अपकर्षण, बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा दाब। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, दरवाजे को धक्का देने पर क्या बल लगता है? जब हम दरवाजे को धक्का देते हैं उससे कौन सा बल लगता है? अपकर्षण, अभिकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा अपकर्षण, यानी पहले नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न, उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन है। आपको क्या करना है? उस राशि का नाम बताना है जिसका मात्रक न्यूटन है। दाब, बल, भार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बल। बल राशि का बल क्या है जिसका मात्रक न्यूटन होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए बल उत्तरदायी है? गुरुत्व बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। तो ये चारों बल में से आपको बताना, तो इसका सही आंसर आ जाएगा स्थिर विद्युत बल, यानी सेकेंड नंबर का ऑप्शन इसका सही है, स्थिर विद्युत बल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 6, बल का मात्रक है मीटर, न्यूटन, न्यूटन मीटर, इनमें से कोई नहीं। आपसे प्रश्न क्या किया है? बल का मात्रक है। तो अभी हमने आपको बताए थे बल ये जिसका उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन। तो यहाँ क्या था? बल था। तो बल का मात्रक क्या आ जाएगा? न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? अपकर्षण, अभिकर्षण, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा अभिकर्षण, सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। कुएं से पानी खींचना क्या है? अभिकर्षण बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी में गिर जाती है? अपकर्षण, अभिकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, इनमें से कोई नहीं। सभी को मालूम है कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी पर गिरती है, तो आपका आंसर आ जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है। तो आपका आंसर आ गया गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को खालिस्तान कहते हैं? घर्षण बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल, विद्युत बल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा गुरुत्व बल।
तो इसका तीसरे नंबर का ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? पेशी बल, बल, भार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पेशी बल। बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? तो आपका आंसर आ जाएगा पेशी बल। या आपको नीचे उत्तर लिख के भी हमने बता दी ये क्या आएगा, पेशी बल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न सॉरी अध्याय 12 स्टार्ट होगा। यहाँ पर अध्याय 12 में घर्षण दिया है। इसका पहला प्रश्न है, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि घर्षण अधिक होता है, घर्षण कम होता है, सावधानीपूर्वक नहीं चलने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा घर्षण कम होगा। जब घर्षण कम होगा तो बर्फ पर चलने पर हम क्या हो जाएंगे, फिसल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? टायर की तलियों की गोटी घर्षण बढ़ाता है, घर्षण घटता है, कोई प्रभाव नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा घर्षण बढ़ता है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, घर्षण बढ़ता है। और उसके उत्तर नीचे दिए भी गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, घर्षण हमेशा हानिकारक है, लाभदायक है? ना हानिकारक और ना लाभदायक। और चौथा नंबर, कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा चौथा नंबर, घर्षण हमेशा कुछ मामलों में हानिकारक होता है तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथे नंबर का ऑप्शन सही होगा। उसका उत्तर नीचे लिखे भी आपको बता दिए हैं, कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है? अधिक, कम, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जब हम कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कते हैं तो घर्षण कैसा होता है? घर्षण कम होता है। तो इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा। और उत्तर में देख सकते हैं कि कम नीचे दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को कहते हैं? बल, स्नेहक, घर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तेली सतह से घर्षण अधिक होगा, घर्षण कम होगा, घर्षण बिल्कुल नहीं होता है, घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका घर्षण कम होगा। तेली सतह से घर्षण क्या होगा? कम होगा। तो इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे कहते हैं? तरल घर्षण, लोटनी घर्षण, सी घर्षण, स्थैतिक घर्षण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तरल घर्षण, यानी पहले नंबर का ऑप्शन इसका सही है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, घर्षण से उत्पन्न होती है तेल, दूध, ऊष्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऊष्मा। घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी इसका थर्ड नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9। तरल घर्षण को कम करने की सही आवृत्ति है? आयताकार, वृत्ताकार, सरल रेखा, वृत्तीय। जो तरल घर्षण को कम करने की सही आवृत्ति है, इसका सही आंसर आ जाएगा वृत्तीय आवृत्ति, यानी आपका चौथा नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अध्याय 13। अध्याय 13 में क्या है? ध्वनि। ध्वनि का पहला प्रश्न क्या है? ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोसों में चढ़ने, केवल द्रव में, केवल वायु तथा गैसों में, ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। तो ध्वनि जो होती है वो संचरित हो सकती है, वह ठोस में भी हो सकती है, द्रव में भी हो सकती है और गैस में भी। तो इसका चौथे नंबर का ऑप्शन सही होगा, ठोसों में, द्रवों में तथा गैसों में। तो इसका उत्तर नीचे देख सकते हैं, ठोसों, द्रव तथा गैसों में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। अपीय ध्वनि को कहते हैं? सभी को मालूम है, जो अपीय ध्वनि उसे क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं, शोर कहते हैं, बल कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा शोर। अपीय ध्वनि क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। आवर्त काल का मात्रक कौन है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तीसरे नंबर का, एस मीन्स सेकंड। आवर्त काल का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो इसमें एस आ जाएगा, एस मीन्स होता है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किसके आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक है? छोटी बच्ची की, छोटे बालक की, महिला की, पुरुष की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका छोटी बच्ची। छोटी बच्ची की आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो पहला नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी है? 2000 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज से अधिक, 2000 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2000 हर्ट्ज से अधिक। पहला नंबर का ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है? परावर्तन, घर्षण, कंपन, प्रकाश। देखिए बच्चों, इसमें हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है तो उसका कारण क्या है? तो उसका सही कारण आ जाएगा कंपन। इसका तीसरे नंबर का ऑप्शन सही होगा, कंपन। तो देखिए यहाँ नीचे उत्तर भी लिख के आपको बताएं, कंपन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। मानव के कानों के लिए श्रव्यता परास है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आ जाएगा पहला नंबर, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ये उत्तर लिख के आपको बता भी दिए हमने। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 2000 हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी है? तो ये 20 हर्ट्ज से कम। तो इसका सेकंड नंबर का फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कंपन आयाम का एसआई मात्रक क्या है?
एम मीन्स मीटर, केजी मीन्स किलोग्राम, एस मीन्स सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा मीटर। कंपन आयाम का ऐसा ही मात्रक क्या कहलाता है? मीटर मीन्स एम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्ति का मात्रक है मीटर, मीटर प्रति सेकंड, हर्ट्स, सेकंड। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हर्ट्स। आवृत्ति का मात्रक क्या कहलाता है? हर्ट्स कहलाता है, जिसे एच जेड से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? आयाम, तारव तत्व, शोर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आयाम। ध्वनि की प्रबलता आयाम कारक पर निर्भर करती है, तो पहला नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार बच्चों आपको हमने चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 के हमने क्या बताया आपको? एमसीक्यू बताया, जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको हमारे द्वारा जो एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए गए हैं ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप पर शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों।